आज मैं अमेरिकन हॉरर थ्रिलर ओल्ड पर चर्चा करूंगा। चेतावनी, स्पॉइलर होंगे। ध्यान रखना और सावधान रहना। फिल्म की शुरुआत में कप्पा परिवार को छुट्टी मनाने के लिए एक रिसॉर्ट में आमंत्रित किया जाता है। बच्चे गाय और प्रिस्का उत्साहित हैं, भले ही उन्होंने रिसॉर्ट के बारे में पहले कभी नहीं सुना था। मैनेजर सहित स्टाफ के सभी लोग उनके आने पर उनका अभिवादन करते हैं। उसके बाद एक महिला उनका अभिवादन करने आती है और उन्हें शराब पिलाती है। वह अंततः बच्चों का नेतृत्व करती है। बाहर ट्रेंट और मैडॉक्स कुछ अन्य लोगों के साथ आराम कर रहे हैं। कैंडी स्टेशन पर बच्चे प्रबंधक के भतीजे इदलिब से मिलते हैं। वह तुरंत ट्रेंट को अपना दोस्त बना लेता है और उन दोनों ने क्षेत्र की खोज शुरू कर दी। इस बीच मैडॉक्स और उसके माता पिता समुद्र तट पर जाते हैं और अपने स्नान सूट में अच्छा समय बिताते हैं। पहली नजर में ऐसा लगता है कि परिवार उनके जीवन का समय है। हालांकि उन्हें इस बात का अंदाजा नहीं है कि वे एक भयानक सवारी के लिए हैं। अगली सुबह नाश्ते पर हमें अन्य परिवारों से मिलवाया जाता है। चार्ल्स, एक प्रसिद्ध सर्जन, अपनी मां से जुड़ गए हैं, उनकी पत्नी एग्नेस, क्रिस्टल और उनकी बेटी जो 6 साल की है, कारा। फिर जरीन और पेट्रिसिया कारमाइकल नाम की जोड़ी है। बाद वाले को मिर्गी का दौरा पड़ता है, जिसके कारण उसे बार बार दौरे पड़ते हैं। उसे आज भी नाश्ते में तेज दौरा पड़ता है, लेकिन सर्जन चार्ल्स उसकी मदद करता है। इस बीच रिजॉर्ट मैनेजर कप्पा परिवार के पास जाता है और उन्हें एक भव्य समुद्र तट के बारे में बताता है जो केवल 5 किलोमीटर दूर है। इसके अतिरिक्त उन्होंने उल्लेख किया कि उन्होंने पहले से ही एक वाहन और यात्रा की अन्य आवश्यकताओं की व्यवस्था कर ली है। गाय और प्रिस्का के साथ रॉयल्टी जैसा व्यवहार क्यों किया जा रहा है, यह उनकी समझ से परे है। हालांकि वे सहमत हैं। इसके तुरंत बाद परिवार बस में चढ़ जाता है और अपनी यात्रा की तैयारी करता है। क्रिस और उसका परिवार उनके निराश होने पर इसमें शामिल हो जाते हैं, जिससे यात्रा कम अनन्य हो जाती है। वे एक गेट से गुजरते हैं जो स्पष्ट रूप से कहता है, सीमा से बाहर थोड़ी देर के बाद। क्योंकि वे अपनी गतिविधियों में बहुत अधिक व्यस्त हैं, कोई भी अतिथि इस पर ध्यान नहीं देता है। चालक उन्हें सड़क के अंत में छोड़ देता है और उन्हें समुद्र तट की ओर सही दिशा में ले जाता है। वह उनका सामान ले जाने या उन्हें वहां ले जाने की जहमत नहीं उठाता। उसने उल्लेख किया कि वह उन्हें शाम 5 बजे उठाएगा। जाने से पहले समूह एक छोटी गुफा में प्रवेश करने से पहले निम्नलिखित दृश्य में जंगल के माध्यम से अपना ट्रेक जारी रखता है। वे अंततः वहां से समुद्र तट पर पहुंचे। जैसा कि रिसॉर्ट मैनेजर ने वादा किया था, यह बिल्कुल आश्चर्यजनक स्थान है। दोनों परिवारों ने जल्दी से अपना सामान समेटना शुरू किया। तभी उनकी नजर पास में बैठे एक व्यक्ति पर पड़ी जो अकेला लग रहा था। वह एक प्रसिद्ध रैपर मिडसाइज सेडान निकला। जब मैडॉक्स उसे तुरंत देखता है तो वह उसका ऑटोग्राफ लेने की कोशिश करती है, लेकिन उसके पिता उसे अकेले छोड़ने के लिए कहते हैं। कुछ समय बीत जाने के बाद तीनों बच्चे खेलना शुरू करते हैं और रेत में दबी कई वस्तुओं को खोजते हैं। उनमें से अधिकांश खिलौने हैं, जबकि कुछ अन्य चीजें हैं जिन्हें आप सामान्य रूप से समुद्र तट पर ला सकते हैं। यहाँ यह और भी अजनबी हो जाता है। समुद्र तट पर कोई मछली या छोटे मोलस्क भी नहीं है। ट्रेंट, एक जिज्ञासु नौजवान, इस बीच अकेला तैरने जाता है। जब एक तैरता हुआ शव उसकी ओर आता है तो उसे छोटी लहरों के खिलाफ छींटे मारने में अच्छा समय लगता है। वह डर के मारे मदद के लिए चिल्लाता है और वयस्क तुरंत उसे बचाने के लिए दौड़ पड़ते हैं। सर्जन और मृत शरीर को किनारे पर लाया जाता है। चार्ल्स ने निष्कर्ष निकाला कि वह हाल ही में डूब गई थी। चूंकि जब वे पहुंचे तो समुद्र तट पर कोई और नहीं था। उनका दावा है कि मिडसाइज सेडान वह था जिसने उसे मार डाला था। जब सेडान को नाक से खून बहता देखा जाता है, जो इंगित करता है कि उसका महिला के साथ झगड़ा हुआ था, तो आरोप और भी सम्मोहक हो जाता है। बाद वाला यह दावा करने की कोशिश करता है कि वह इस घटना में शामिल नहीं था, लेकिन कोई भी उसके स्पष्टीकरण को स्वीकार नहीं करता है। इस बीच जवान लड़का ट्रेंट इस बात की चर्चा करता रहता है कि उसका स्विमसूट कितना टाइट लगता है। चार्ल्स की मां, इसके अतिरिक्त एग्नेस का दावा है कि उसे सांस लेने में परेशानी हो रही है। चार्ल्स मदद के लिए पुकारने की कोशिश करता है, यह महसूस करते हुए कि कुछ बुरा हो रहा है, लेकिन क्षेत्र में कोई संकेत नहीं है। पहले वाला युगल तभी प्रकट हुआ। वहां कार्मिकेल पहुंचते हैं। रिसोर्ट प्रबंधक के निर्देश पर चालक ने उन्हें भी उतार दिया है।
भयभीत समूह द्वारा उन्हें तुरंत पति सहित स्थिति के बारे में सूचित किया जाता है। जरीन ड्राइवर के प्रस्थान को रोकने का फैसला करती है। हालांकि दौड़ते हुए जैसे ही वह गुफा में घुसा, वह बेहोश हो गया। वह समुद्र तट पर कुछ सेकंड बाद गंभीर सिरदर्द के साथ उठता है। अभी जो हुआ वह सभी को चकित कर देता है, लेकिन इससे पहले कि वे जांच कर पाते, उन्हें पता चलता है कि एग्नेस ने सांस लेना बंद कर दिया है। चार्ल्स अपनी मां को पुनर्जीवित करने की पूरी कोशिश करता है क्योंकि समूह तुरंत उसके पास जाता है। अफसोस की बात है कि उसके सारे प्रयास व्यर्थ हैं। इस बीच कारमाइकल द्वारा कप्पा बच्चों से बात करके उनका ध्यान भटकाया जा रहा है। जब जरीन लड़के की उम्र के बारे में पूछती है, ट्रेंट जवाब देता है 6, क्योंकि वह अधिक उम्र का प्रतीत होता है। कारमाइकल को विश्वास करना मुश्किल लगता है। जब प्रिस्का अंत में घटनास्थल पर पहुंचती है तो वह अपने बच्चों को देखकर दंग रह जाती है। वे चमत्कारिक रूप से कुछ वर्षों के लिए वृद्ध हो गए हैं, जिससे उन्हें पहचानना मुश्किल हो गया है। सेडान इसके लिए भागता है क्योंकि वह अपने चारों ओर चल रही अराजकता को देखता है और चार्ल्स उसका पीछा करता है। हालांकि जैसे ही वे कारवां तक पहुंचते हैं, वे बेहोशी की स्थिति में चले जाते हैं और समुद्र तट पर होश में आ जाते हैं। एक चिंतित प्रिस्का ने घोषणा की कि उन्हें एक अलग निकास की तलाश करनी चाहिए क्योंकि वह यह सब देखती है। अफसोस की बात है कि वे सभी सो जाते हैं और जब भी वे बड़ी घाटी के करीब पहुंचते हैं तो समुद्र तट पर समाप्त हो जाते हैं। यह इंगित करता है कि वे स्थायी रूप से 2 लाशों से घिरे हुए हैं। इससे भी बदतर, बच्चों के लिए नए कपड़े खोजना कठिन होगा क्योंकि वे इतनी जल्दी बूढ़े हो रहे हैं। वयस्क अपने विकल्पों पर विचार करना शुरू कर देते हैं क्योंकि घबराहट शुरू हो जाती है। जबकि चार्ल्स, जिसने व्यामोह विकसित करना शुरू कर दिया है, सेडान के चेहरे पर चाकू से काटता है। कप्पा का मानना है कि एक वायरस सभी विसंगतियों के लिए जिम्मेदार है। कट लगभग तुरंत ठीक हो जाता है, जैसे कि यह कभी अस्तित्व में नहीं था, जो आश्चर्यजनक है। मैडॉक्स थोड़ी देर बाद सेडान को ले जाता है और उससे स्थान की सच्चाई के बारे में पूछताछ करता है। बाद वाला दावा करता है कि वह उतना ही क्लूलेस है जितना वे हैं। सेडान ने खुलासा किया कि उसकी एक दुर्लभ स्थिति है जो उसके रक्त को थक्का जमने से रोकती है क्योंकि दोनों को बात करने में आसानी होती है। इस बीच वयस्कों को पता चलता है कि जिस लड़की को उन्होंने समुद्र तट पर मृत पाया था, उसे स्क्लेरोसिस था। प्रिस्का जल्द ही होश खोने लगती है और उसी क्षण जमीन पर गिर जाती है। यह पता चला है कि उसे एक ट्यूमर है जो गाय के टूटने से उसकी शादी का प्राथमिक कारण था। जब वे पहली बार समुद्र तट पर पहुंचे तो यह एक छोटा ट्यूमर था, लेकिन अब यह एक टेनिस बॉल के आकार का हो गया है। चार्ल्स सर्जरी करने के लिए अपने चाकू का इस्तेमाल करने का फैसला करता है क्योंकि समय समाप्त हो रहा है। हालांकि सेडान की तरह जब वह कोई चीरा लगाता है तो वह तुरंत ठीक हो जाता है। चार्ल्स खुद से बात करना शुरू कर देता है, जिससे स्थिति और भी खराब हो जाती है। इस समुद्र तट पर आने से पहले उन्हें सिजोफ्रेनिया के लक्षण थे, लेकिन बीमारी अब उन पर हावी हो रही है। वह भाग्यशाली है कि समूह के बाकी सदस्य उसे इससे बाहर निकलने में मदद करते हैं, जिससे वह प्रक्रिया को आगे बढ़ा सके। उसके बाद चार्ल्स ने प्रिस्का के पेट के पास दूसरा चीरा लगाया। इस बार हर कोई इसे ठीक होने से रोकने के लिए ओपनिंग रखता है। चार्ल्स द्वारा भारी ट्यूमर को हटाने के बाद उन्होंने इसे छोड़ दिया। इसके अतिरिक्त घाव भरते ही प्रिस्का को होश आ जाता है। वह अब फिर से स्वस्थ हैं। अफसोस की बात है कि उनका खुशी का क्षण अल्पकालिक होता है जब उन्हें पता चलता है कि पहले की मृत महिला अब सिर्फ धूल और हड्डियां हैं। हालांकि उसके शरीर को कुछ घंटे पहले ही निकाला गया था, लेकिन यह किसी तरह पूरी तरह से सड़ चुका है। प्रिस्का, एक संग्रहालय क्यूरेटर, हड्डियों की जांच करती है और बताती है कि इस तरह की किसी चीज के अपघटन में कम से कम 7 साल लगते हैं। समूह अंततः इस बिंदु पर महसूस करता है कि इस समुद्र तट पर समय अधिक तेजी से बीत रहा है। प्रिस्का की सटीक गणना के अनुसार यहां आधा घंटा मानव जीवन के पूरे वर्ष के बराबर है। बच्चे कहीं और हैं। बचा हुआ खाना ट्रेंट और कारा द्वारा खाया जाता है। जब वे वापस लौटते हैं तो सभी उन्हें बड़ा देखकर हैरान रह जाते हैं। कारा एक बच्चे के साथ बेहद गर्भवती भी हैं। चार्ल्स और अन्य लोगों ने उसे लिटा दिया और बच्चे को निकालने के लिए तैयार हो गए, यह महसूस करते हुए कि वह जल्द ही जन्म दे सकती है। क्रिस्टल भी अपनी बेटी के साथ समय बिताना चाहती हैं, लेकिन चिंता के कारण उनकी मृत्यु हो जाती है। उसे पता चलता है कि कारा ने एक बच्चे को जन्म दिया था जो अब उसके जागने पर मर चुका है। बच्चे का समय इतनी जल्दी बीत गया कि उसे खाने और मसल्स बनाने का भी मौका नहीं मिला। ट्रेंट हैरान हो जाता है क्योंकि वह यह सब सोचता है क्योंकि वयस्क होने के बावजूद वह अभी भी 6 साल के बच्चे की तरह काम करता है। दूसरी ओर चार्ल्स ने इसे खोना शुरू कर दिया है। वह जरीन को एक उदाहरण में छोड़ने की धमकी देता है
और दूसरे में वह अपनी पत्नी को मेकअप लगाने के लिए कहता है क्योंकि वह बदसूरत दिखती है। जब चार्ल्स सेडान को पकड़ लेता है और बार बार उस पर चाकू से वार करता है तो वह अंततः सीमा पार कर जाता है। उसकी स्थिति के कारण जो रक्त के थक्के जमने से रोकता है, बेचारे रैपर के ठीक होने का कोई मौका नहीं है। जरीन तबाह लहरों को पार करने और मदद के लिए पुकारने का फैसला करती है, यह तर्क देते हुए कि यहां धीमी मौत के लिए अपनी जान जोखिम में डालना बेहतर है। लड़का धीरे धीरे चार्ल्स के जाने के बाद चाकू को दूर ले जाता है, जो अब पूरी तरह से पागल है। यह देखकर उसे अचानक कुछ सूझता है। समुद्र तट पर आने वाले सभी परिवारों में एक बात समान थी। कम से कम उनके सदस्यों में से एक बीमारी से पीड़ित था। उदाहरण के लिए प्रिस्का को एक ट्यूमर था, चार्ल्स को सिजोफ्रेनिया था, सेडान को एक दुर्लभ रक्त स्थिति थी और मृत महिला को मल्टीपल स्क्लेरोसिस था। वह आदमी तब अपनी पत्नी के निमंत्रण कार्ड के स्रोत के बारे में पूछता है। अपनी फार्मेसी रसीद के पीछे प्रिस्का ने खुलासा किया कि उसने इसे यादृच्छिक स्वीपस्टिक में जीता। यह हमें इस निष्कर्ष पर ले जाता है कि रिसॉर्ट के मालिक पहले से ही अपने चिकित्सा इतिहास से अवगत थे। जब मैडॉक्स निम्नलिखित दृश्य में तैरने के लिए जाता है तो उसका सामना एक लाश से होता है। यह जरीन के होने का पता चला है। जैसा पहले महिला के साथ हुआ था वैसा ही वह पानी में बेहोश हो गया होगा और डूब गया होगा। जब वह उसे देखती है तो पेट्रिसिया दर्द में टूट जाती है और शेष समूह और भी तबाह हो जाता है क्योंकि वे नहीं जानते कि कहाँ जाना है। दूसरी ओर कारा आसानी से हार मानने को तैयार नहीं है। वह घाटी पर चढ़ने का निर्णय लेती है और वह लगभग सफल हो जाती है। वह दुर्भाग्य से बाहर निकल जाती है और जैसे ही वह शीर्ष पर पहुंचती है उसकी मृत्यु हो जाती है। पेट्रिसिया कुछ सेकंड बाद हिंसक आक्षेप शुरू करती है और वह भी गुजर जाती है। इस तरह संग्रह में 2 और शव जोड़े जाते हैं। जैसे ही दिन रात में बदल जाता है, कप्पा युगल धीरे धीरे अपना दिमाग खोने लगता है। उन्हें इस बात का अंदाजा नहीं है कि वे इस खूबसूरत जगह को इस समय क्यों छोड़ने का प्रयास कर रहे हैं। दूसरी ओर उनके बच्चों ने एक ऐसी किताब खोजी है जो उनके पूर्वजों की प्रतीत होती है। इसमें प्रत्येक व्यक्ति के बारे में जानकारी शामिल है, जिसमें उनके पते और शर्तें शामिल हैं। अचानक एक पहाड़ी की चोटी से एक रोशनी ट्रेंट का ध्यान भटकाती है। उसे ध्यान से देखने पर पता चलता है कि यह एक कैमरा है। इससे संकेत मिलता है कि वे गहन जांच के दायरे में हैं। इस बीच गाय को चार्ल्स द्वारा धीरे धीरे मार दिया जा रहा है, जो अब एक टिक टाइम बम है। बाद वाला इसे देखने में असमर्थ है क्योंकि वह लगभग अपनी दृष्टि खो चुका है। इसके तुरंत बाद चार्ल्स ने उस पर झपट्टा मारा और चाकू से उसके शरीर को काटना शुरू कर दिया। प्रिस्का पास में ही है, लेकिन बहरेपन के कारण वह उसे सुन नहीं सकती। हालांकि जब उसे आखिरकार पता चलता है कि क्या चल रहा है तो वह चार्ल्स के खिलाफ जंग लगे चाकू का इस्तेमाल करती है। वह उसकी बाहों में एक छोटा सा चीरा लगाती है, लेकिन जंग तुरंत उसकी नसों में प्रवेश कर जाती है और यह उसे मारने के लिए काफी है। भाई बहन एक बुजुर्ग क्रिस्टल के पास आते हैं क्योंकि वे धीरे धीरे गुफा में कहीं और प्रवेश करते हैं। वह बच्चों को पत्थरों से मारने की कोशिश करती है क्योंकि वह नहीं चाहती कि कोई उसका घिनौना चेहरा देखे। हालांकि जब वह एक बड़ा लेने की कोशिश करती है तो उसकी हड्डियां टूट जाती हैं। यह तुरंत ठीक हो जाता है, लेकिन सही दिशा में नहीं, उसे रूपांतरित करता है। इसके तुरंत बाद दर्दनाक रूप से क्रिस्टल का निधन हो गया। हंगामा खत्म होने के बाद सिर्फ कप्पा परिवार खड़ा रहता है। गाय भावनात्मक रूप से कहता है कि वह अपने परिवार से प्यार करता है और वे समुद्र तट के पास एक आखिरी बार फिर से मिलते हैं। यह कहते कहते वह मर जाता है। जल्द ही प्रिस्का की भी वृद्धावस्था में मृत्यु हो जाती है। क्योंकि वे अपने माता पिता की अनुपस्थिति में लाचार हैं, बच्चे व्याकुल हैं। वे अगली सुबह अपने 40 के अंत में जागते हैं। ट्रेंट और मैडॉक्स अपना शेष समय खेलने में बिताने का निर्णय लेते हैं क्योंकि वे जानते हैं कि वे भी बड़े होकर अपने माता पिता की तरह बनेंगे। ट्रेंट याद करते हैं कि रिसॉर्ट मैनेजर के भतीजे जब वे रेत के महल बनाना शुरू करते हैं, उसे इदलिब ने एक पहेली हल करने के लिए दी थी। ट्रेंट पहेली को बाहर निकालता है क्योंकि उनके पास बहुत समय होता है और अंततः इसे हल करता है। इस पर लिखा है, मेरे चाचा को मूंगा पसंद नहीं है। भाई बहन इस संदेश से सीखते हैं कि मूंगों के पास उनके सभी सवालों के जवाब हैं। नतीजतन वे तुरंत पानी में कूद जाते हैं और कोरल के लिए सिर। वे जल्द ही एक पानी के नीचे की सुरंग में आते हैं
और मैडॉक्स की पोशाक मूंगा के एक टुकड़े पर फंस जाती है क्योंकि वे बाहर निकलने की कोशिश करते हैं। उसके बाद कैमरा पहाड़ियों में खड़े समुद्र तट को देख रहे एक व्यक्ति पर पैन करता है। वह ड्राइवर है जो परिवारों को इस स्थान पर लाया। वह अपने मालिक को यह पुष्टि करने के बाद बुलाता है कि सभी मर चुके हैं और उसे स्थिति से अवगत कराते हैं। वह फिर अपनी चीजें पैक करता है और बाहर निकल जाता है। उसके बाद हमें एक प्रयोगशाला में ले जाया जाता है जहां कई जाने माने शोधकर्ता विभिन्न दवाओं का अध्ययन कर रहे हैं। अतिरिक्त रूप से उपस्थित रिसोर्ट प्रबंधक ने सभी को सूचित किया कि ट्रायल 73 इंच समाप्त हो गया है। वह उन्हें यह भी याद दिलाता है कि इस समुद्र तट के लिए धन्यवाद, वे लाखों लोगों की जान बचाने के लिए अपनी दवाओं का उपयोग करने में सक्षम हुए हैं। यहाँ हम सीखते हैं कि रिसोर्ट वास्तव में एक दवा कंपनी द्वारा संचालित एक चाल है। वे समुद्र तट पर बीमार लोगों पर नैदानिक परीक्षण करते हैं जिससे उन्हें वर्षों के बजाय मिनटों में परिणाम प्राप्त करने की अनुमति मिलती है। वे वास्तव में प्रत्येक अतिथि की विशिष्ट बीमारियों के लिए परीक्षण दवाओं को उनके द्वारा परोसे जाने वाले स्वागत पेय में मिलाते हैं। हम कप्पा भाई बहनों को भी देखते हैं जिन्होंने किसी तरह घातक लहरों के माध्यम से इसे कहीं और बनाया। समुद्र तट पर मिली नोटबुक के साथ वे अब रिसोर्ट में वापस आ गए हैं। जल्द ही वे एक छुट्टी मनाने वाले पुलिस अधिकारी का पता लगाते हैं और उसे सब कुछ बताते हैं जो हुआ था। भाई बहन उसे समझने में मदद करने के लिए लापता व्यक्ति की सूची वाली नोटबुक भी देते हैं। कुछ कॉल करने के बाद पुलिस इस निष्कर्ष पर पहुंचती है कि वास्तव में लोग गायब हैं। अंतिम दृश्य में चिकित्सा प्रयोगशाला का पर्दाफाश किया जाता है और सभी वैज्ञानिकों को हिरासत में ले लिया जाता है। कप्पा भाई बहनों को घर ले जाने के लिए एक हेलीकॉप्टर का उपयोग किया जाता है।